वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत। और आज जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब का है, 1930 के बारे में। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक स्मॉल डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ था, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ा रहा था। उस समय भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। वो मैंने क्या दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहली चीज है मूवेबल गुड्स। पहली चीज क्या है, मूवेबल गुड्स। इसके अलावा इसके अंदर क्या था, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी आपकी, तो ओनरशिप ट्रांसफर। एंड इसके अलावा जो आपकी थर्ड चीज आ रही थी इसके अंदर, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स की बात करें, मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो उसके अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होती है। पहले तो गुड्स जो है वो मूवेबल गुड्स होता है, हम मूव कर रहे हैं गुड्स को। उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके अंदर इंक्लूड होता है। यानी मैं अगर गुड्स किसी को बेच रहा हूं, तो सामने वाला जब उस गुड्स को खरीदेगा तो हो सकता है गुड्स रिस्की हो, उसको उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज मिले, या हो सकता है कि गुड्स का कुछ बेनिफिट उसको मिले, तो रिवॉर्ड आ गया। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसके अलावा ओनरशिप ट्रांसफर होती है गुड्स की। अगर मैं किसी को गुड्स सेल कर रहा हूं, तो अब मैं उसका ओनर नहीं रह गया, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं उसको, गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं या गुड्स सेल क्यों मैं कर रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो यहां पे बात की जा रही है कंसिडरेशन की। यहां बात की जा रही है कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन का बिजनेस लॉ अगर आपने डिग्री के दौरान पढ़ा है, तो उसमें कंसिडरेशन का मतलब आपको इन सिंपल वर्ड में बात करूं तो समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है इसका मतलब, समथिंग इन रिटर्न। आई होप आप ये चीज दिख रही होंगी, समथिंग इन रिटर्न। जब हम अपने गुड्स की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करते हैं, एंड बदले में जब हम कुछ चीज उससे लेते हैं, एदर इन टर्म्स ऑफ मनी, एदर इन टर्म्स ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, बार्टर सिस्टम लाइक जैसे पहले चलता था, तो इसे हम कहते हैं कंसिडरेशन, जो समथिंग इन रिटर्न मिलता है। ये डिस्कशन हमने किया था कब, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर पढ़ा रहा था। अब हम क्या बात करेंगे कि गुड्स एक्चुअली क्या होता है, मतलब गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, यानी ओवरऑल हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स। गुड्स के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं और क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती है, एक्सक्लूड। 2022 के सिर्फ 2 में आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके बारे में, एक्सक्लूड के बारे में आपको ये क्वेश्चन आए हुए थे कि क्या चीजें इसमें एक्सक्लूड होती है, क्या चीजें इसमें नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं रख करता हूं इसको थोड़ी सी, ताकि हमें स्पेस मिले और मैं थोड़ा आपको बेटर समझाता हूँ। तो मूवेबल गुड्स तो होता ही है, तो जो चीज मूव होती है वो गुड्स के अंदर आती है। तो सबसे पहला विदाउट एनी डाउट हम यहां लिख देंगे मूवेबल गुड्स। ओल्ड करेंसी। अच्छा, ये एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, ओल्ड करेंसी और एक्सक्लूड में आता है करेंसी। अब आप लोग बोलेंगे सर जब करेंसी गुड्स में नहीं आती है वो एक्सक्लूड है, तो आप ओल्ड करेंसी को इसके अंदर कैसे लिख रहे हैं। तो एक सिंपल सा टॉपिक आप समझो, अगर मैं अभी आप लोग जानते रहेंगे, अगर 1 का नोट या 5 का कोई पुराना नोट अगर मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर हिरन छपा हुआ है, नॉर्मली ट्रैक्टर छपा होता है लेकिन इसके ऊपर हिरन छपा हुआ है, तो मार्केट में अगर मैं ये नोट किसी को देता हूं, तो उसके बदले मुझे 5 रुपए तो नहीं मिलेगा ना, भले मैं 5 का नोट दे रहा हूं, बट मुझे उसके बदले उसे 10 गुना 20 30 उससे ज्यादा ही मुझे मिलेगा ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो ओल्ड करेंसी काउंट होती है। जो करेंसी गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी बंद कर दी है, वो करेंसी हमारे पास है, और वो लास्ट के 1-2 पीस ही हम बोल सकते हैं कि वो 1-2 पीस ही बचे हुए। अगर वो हम किसी को दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कलेक्शन का शौक होता है, पुराने नोट्स एंड कॉइन जमा करने का, तो वो कैसा होता है कि अगर आप उन्हें वो नोट देंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए ओल्ड करेंसी जो है उसको हम गुड्स में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर वो मैं सेल करूंगा तो उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। बट करेंसी जो अभी चल रही है, अभी मैं आपको अगर 1 का या फिर 2 का कॉइन में अगर आपको दूं, मैं आपसे 20 रुपए मांगू तो आप मुझे दोगे। आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे 2 का कॉइन दे रहे हो और मुझसे आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो। दैट्स वाई करेंसी की मतलब है जो राइट नाउ चल रहा है, एंड ओल्ड करेंसी की बात हो रही है जो चीज बंद हो चुकी है, मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड है, लोगों को शौक है उस चीज को रखने का, आर्टिस्ट लोगों को। तो वैसे लोगों को जब हम वो चीज प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हम पैसा लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ, क्योंकि हमें यहाँ समथिंग कंसिडरेशन मिल रहा है ना, समथिंग इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है ना, तो वो चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर
ट्रीज की, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लांट हो गया आपके, वाटर हो गया, इवन मैं कहूंगा आपके शेयर्स हो गए, शेयर्स हो गया, स्टॉक हो गए। अब ये बताइए, अब आप कहेंगे सर ट्रीज कैसे गुड्स हो गए, तो मुझे बताइए क्या आपको पता है ट्रीज भी सोल्ड किए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा ट्री कैसे सोल्ड किया जाता है, तो मैंने अभी आपको बोला इतना बड़ा ट्री, पौधे नॉर्मली ले लो वो भी तो ट्रीज का पार्ट है ना। तो वो आप जाते हैं दुकान पे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नीम के पौधे लगाने घर पे, या गुलाब के, रोज के पौधे लगाने आपको, तो आप जाते हैं ना दुकान पे परचेस करने के लिए, वहां आपको मिलता है, तो वो ट्रीज इसका पार्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो बदले में मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना आपके पास, तो वो उनके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पे अदानी का प्रोवाइड किया जाता है, तो अदानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो उनके लिए उनका गुड्स है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरीज की बात कर रही है, तो यस, जो कंपनीज लेबर इंटेंसिव वाले प्रोडक्ट बना रही है, लाइक मशीनरीज, वो उनके पास लेबर वर्क ज्यादा है तो वो मशीनरीज बना रही हैं, एंड जापान, यूएसए जैसी जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज है, उन्हें उन मशीनरी की जरूरत रहती है क्योंकि उनके पास लेबर नहीं है, तो वो ज्यादातर मशीन का यूज करते हैं, तो उनको ये परचेस करते हैं। और इंडिया, चाइना, ये सब जो कंपनी है जो लेबर इंटेंसिव है, ये लोग मशीनरीज को बना के सेल करते हैं, तो ये इसके लिए भी ये गुड्स में काउंट होता है। अगेन वाटर, आप लोगों को पानी का सप्लाई घर पे आता होगा पीने के लिए, पानी का बिल आता होगा मंथली या फिर 2 मंथ में आता होगा आपको, तो अगेन वाटर भी सेल होता है। अब आप कहेंगे कि सर 71% तो पानी है, तो पानी का क्यों पैसे का चार्ज होता है, तो बेटा 71% पानी है, बट उसमें से पीने योग्य सिर्फ 1%, तो वो 1% अगर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है या बीएमसी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो दे विल चार्ज फॉर। ओके, अगेन शेयर्स एंड स्टॉक, कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई कंपनी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कैपिटल की जरूरत है, मैंने अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू किए, पब्लिक, एज अ पब्लिक आपने उस शेयर्स को परचेस किया, तो आप ऐसे ही तो नहीं परचेस करोगे, उसके बदले आप कुछ पेमेंट करते हो ना, तो वो पेमेंट जो है वो मेरे पास आता है एज अ कैपिटल, तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने में वो हेल्प करता है कैपिटल। तो अगेन शेयर्स भी मेरे लिए गुड्स ही होगा। स्टॉक, स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स भी बोल सकता हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो मेरे पास स्टॉक में है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। एक्सक्लूड में क्या क्या बात हुई थी, एक्सक्लूड में हमने बात की थी करेंसी की, अपोजिट बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हम मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इमूवेबल गुड्स की, यहां हम क्या बात करेंगे, इमूवेबल गुड्स की। ओल्ड करेंसी की बात की थी, तो हमने यहां क्या बात की, करेंसी की, मतलब अपोजिट में, ठीक उसके अपोजिट में चलते जाइए। एंड लास्ट में एक चीज इसमें और आती है, मैं थोड़ा ब्लैक मार्कर से लिखना ताकि ये चीज आपको समझे, एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम। अब इसका एग्जांपल समझो एक्शनेबल क्लेम्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, आपने उसका इंश्योरेंस निकाला हुआ है, अब अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे आप, राइट, ये आपका एक्शनेबल क्लेम है। बट क्या मेरे एक्शनेबल क्लेम को, जो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने वाला हूं, क्या मैं मेरे क्लेम को किसी और को ट्रांसफर करता हूं कि मुझे नहीं पेमेंट लेना है, मैं ऑलरेडी काफी रिच हूं, तो मैं अपनी कार का जो रिपेयरिंग है वो मैं खुद करवा सकता हूं। तो आप एक काम करो, मेरे बदले आप एक्शनेबल क्लेम लो, आप ये क्लेम आप कंपनी से करो और आप पैसा ले लो। क्या ये पॉसिबल है, एक बार सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूं, मैंने मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं भर रहा हूं, ये दुर्घटना मेरे कार के साथ हुई जिसका मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो उसको क्लेम करने का अधिकार मुझे ही होगा ना। ये एक्शनेबल क्लेम, ये मेरा अधिकार, मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि इसके बदले में मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, जो कि हमने बेसिक में ही समझ लिया है। दैट्स व्हाई यहाँ बात किया जा रहा है एक्शनेबल क्लेम्स की, जो कि आपका गुड्स में इंक्लूड नहीं होता है। और 2022 के शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए आया हुआ था, असर्टेन रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट नंबर 2 ये पूछा हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी एक्शनेबल क्लेम्स की बात हो तो आप इंश्योरेंस क्लेम को माइंड में रख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये चीजें हो गई जो गुड्स में आती हैं, गुड्स में नहीं आती हैं। और 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में 3 चीजों के बारे में बात की गई है, मूवेबल गुड्स के बारे में बात की गई है, ओनरशिप के बारे में बात की गई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बात की गई है। बट ये चीजें हम ट्रांसफर तो कर रहे हैं, बट हमें मिलता क्या है, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न मिलता है। अब गुड्स क्या है, तो गुड्स की डेफिनेशन हमने देख ली है। गुड्स के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, यानी किस पर्टिकुलर चीज को हम गुड्स बोल सकते हैं, किस चीज को हम गुड्स नहीं बोल सकते हैं। करेंसी के मामले में आपको ध्यान रखना है, ओल्ड करेंसी हमारे लिए गुड्स है, हम उसे सेल करेंगे, बट
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रनिंग करेंसी जो प्रैक्टिकली अभी चल रही है वो हमारी गुड्स में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि उसके बदले हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। एक्शनेबल क्लेम का जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, तो आपको इंश्योरेंस का ये एग्जांपल याद रखना है। अब ये बात हो गई इस गुड्स की। एक और टर्म मैं आज आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है तो मैं आपको गुड्स के अलावा डिलीवरी के बारे में करा देता हूँ, ठीक है। मैं ये पार्ट को रफ कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के दौरान करा दिया था। आप एक बार इस पार्ट को देख लो, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप अभी कमेंट करो, मैं अभी आपको इसका रिप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको डाउट भी क्लियर करवा देता हूँ। अदरवाइज अगर आप बाद में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर इसका देख रहे हो, तो भी आप कमेंट कर दो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझी है, एंड फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो डाउट क्लियर कराऊंगा। बट अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको डिलीवरी बता रहा हूँ कि डिलीवरी किस टाइप की होती है। यानी गुड्स तो आपने देख ली, गुड्स आप सेल कर रहे हो, बट सेल कैसे डिलीवर कर रहे हो ना आप, तो डिलीवरी किस टाइप की होती है वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिलीवरी बेसिकली। हम बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी बेसिकली गाइस 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट डिलीवरी, एक होती है आपकी सिंबॉलिक, और एक होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव। एक मिनट आप गाइस देखिए, मैं जस्ट ओके। तो डिलीवरी 3 टाइप की होती है। डायरेक्ट डिलीवरी हो गई आपकी, उसके बाद में दूसरा मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव, नहीं सॉरी, तीसरा मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव, दूसरा मैंने बताया था आपका सिंबॉलिक। अब डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है, आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया, मुझे कार्ड डिलीवर करना था आपको 4 दिन बाद, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। ये क्या हुई, ये डायरेक्ट डिलीवरी का पार्ट हो गया कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन हुई थी बात एग्जैक्ट, आपने मुझे एडवांस उसी डेट को दिया, मैंने उसी डेट को आपको डिलीवर कर दिया, घर पे लाके मैंने आपको कार हैंड ओवर कर दी। दैट वाज पार्ट ऑफ डायरेक्ट डिलीवरी। एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। अब फॉर एग्जांपल मेरे किसी फ्रेंड के पास कार है और मुझे वो कार पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो मैं गया, मैंने अपने मित्र को कहा कि मुझे कार चाहिए थी एक्चुअली, थोड़ा फैमिली को घुमाने ले जाना था या किसी टूर को, ऐसा मैंने उसे कहा। उसने क्या कहा मुझे, उसने मुझे सीधा जो की है, चाबी है, उसने मुझे डायरेक्टली कैच करा दिया चाबी। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो वर्ड्स के थ्रू नहीं बोल रहा है, बट उसने एक सिंपल किया ना, मुझे उसने की दे दी, इसका मतलब क्या है कि कार ले जाओ तुम। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई सिंबॉलिक डिलीवरी। यानी उसने मुझे ये नहीं बोला कि ठीक है तुम कार ले जाओ या बाद में लाके दे देना या चलो मैं दे देता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनसे कार मांगी, उन्होंने मुझे सिंपली की दे दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे सिंबलिक मतलब सिंबल के थ्रू बता दिया कि यस इट इज डिलीवरी, तो मैं लेके जा सकता हूँ। दैट वाज द पार्ट ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहाँ पे जब भी मैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करूँ तो अब यहाँ पे आप पोस्टमैन, डाकिया आता था पहले के टाइम पे, अब डाकिया डाक लेके आया है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन, यानी ए पर्सन जो है आपका डाकिया है, अलग कलर लेता हूं, ए पर्सन जो है ये आपका डाकिया है, जो कि हम क्या कहते हैं, पोस्टमैन कह सकते हैं इसको। इसे देना किसको है, बी पर्सन को देना है। बी पर्सन तो ए डाकिया है जो कि डाक लेके आया है, लेटर लेके आया या मनी ऑर्डर लेके आया, कुछ भी लेके आया है। अब मनी ऑर्डर आप लोग जाओगे लेने के लिए तो आपको नहीं लेना है, तो पोस्टमैन आया है वो बी पर्सन को देने के लिए, बट बी पर्सन घर पे अवेलेबल नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने सी पर्सन को दे दिया जो कि उसका पड़ोसी है। उसने क्या किया, ये सी पर्सन को दे दिया, और सी पर्सन क्या है, उसका पड़ोसी है, नेबर कह सकते हैं हम इसको। तो सी पर्सन क्या है, इसका पड़ोसी है। तो अब ये इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो बी ने बोला ए को कि आप सी को दे दो, अदरवाइज कांटेक्ट नहीं भी हो पाया तो भी ए ने सी को दे दिया कि आप बी को दे देना, आप उनके पड़ोसी हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बन गई, यानी देना इसे था बट इसे ना देके पड़ोसी को दिया कि बाद में आप इसे दे दीजिए। तो ये क्या हो गई, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। सिंबॉलिक डिलीवरी का आपको की वाला एग्जांपल याद रखना है, 2 फ्रेंड है, कार लेनी थी, उन्होंने चाबी कैच कराई, दैट वाज सिंबॉलिक डिलीवरी। डायरेक्ट डिलीवरी, यहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल है, मुझे आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है। ठीक है, ये डिलीवरी वाले पार्ट्स हो गए, ये गुड्स वाले पार्ट हो गए। इसके अलावा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
के बारे में अगर थोड़ा डिस्कशन करना हो, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो थोड़ा सा मैं ये भी आपको करवाई देता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट आप सभी को पता है, एग्रीमेंट होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली वैलिड ही होना चाहिए, उसमें कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं दैट वाज काउंट इन वॉइड, और अगर वो सामने के ऊपर डिपेंड करता है, वो नहीं करता है तो ये वॉइडेबल में भी काउंट हो जाएगा। बट हम बात करें सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, 2% जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हों अबाउट सर्टेन डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज हम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात की जा रही है सेल ऑफ गुड्स की, तो सेल ऑफ गुड्स का एक्ट है 1930, जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी लिख के दिखा दिया है। गुड्स क्या चीजें होती हैं, क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है, वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। गुड्स को जब आप डिलीवर कर रहे हो तो डिलीवरी के भी क्या टाइप्स हैं वो मैंने बता दिया, डिलीवरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बात करेंगे फर्दर सेल ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अलावा हमारे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है कि नॉर्मली पेमेंट हमारे पास आ गया, हमने गुड्स को डिलीवर करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, एक पीरियड होता है, तो उसी का पार्ट है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट करने का तरीका हम उसे कह सकते हैं। ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना गाइस, रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर